दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बेवजह के एक और खास एपिसोड में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं जेन जी प्रोटेस्टर मूवमेंट जो नेपाल में अभी फिलहाल चल रहा है। कैसे सोशल मीडिया बैंड ने नेपाल में करप्शन, नेपोटिज्म और जेनजीज के फ्रस्ट्रेशन को सामने लाया, आज हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो समय भाई, आप सबसे पहले हम सबको ये बताओ कि प्रोटेस्ट कब स्टार्ट हुआ और किस वजह से स्टार्ट हुआ। नेपाल गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म थे सोशल मीडिया के जिन्होंने उनसे परमिशन नहीं ग्रांट करवाई थी। उस वजह से नेपाल गवर्नमेंट ने अपने लेटर इशू किए कि अगर 7 या 8 दिनों में ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो हम इन सभी जो जितने भी सोशल मीडिया थे, जैसे कि लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इन सबको बैन कर देंगे। उसके बाद इन्होंने 8 दिन बाद, जैसे ही 4 सितंबर हुआ, तो इन्होंने अपनी एक हेडलाइन जारी कर दी कि अब हम इन सभी सोशल मीडियाज को बैन कर देते हैं। तो आपके हिसाब से जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, क्या कितना सही था और कितना गलत था? मेरे हिसाब से ये एक तरीके से सही था, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट में अगर कोई भी सोशल मीडिया ऐप जो है वो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा तो अलाउ तो नहीं करना चाहिए ना। अगर मान ले कोई भी थ्रेट आया या फिर कोई भी इलीगल कंटेंट डाला तो उस पर कंट्रोल किसका रहेगा? गवर्नमेंट का होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले सके। अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन कैसे लेगी? और ये सब चीजें फिर सोशल मीडिया ऐप के ऊपर परमिशन रहेगी और वो करते नहीं है। ठीक है, तो उस वजह से जो नेपाल गवर्नमेंट थी उन्होंने ये डिसीजन लिया। समय भाई, तेरी बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा क्राउड कैसे इकट्ठा हुआ और एकदम से चीजें इतनी ज्यादा कैसे बदल गई? क्योंकि मेरे हिसाब से इन सब चीजों को होने में ये तो है नहीं कि ये एक दिन का काम है। तो कहाँ से शुरुआत हुई और क्या सीन था इसका? कहीं ना कहीं ये पहले से ही लोगों में आक्रोश था कि आखिर गवर्नमेंट को चेंज कैसे किया जाए, या फिर जितने भी काम गवर्नमेंट कर रही थी, जैसे कि करप्शन हो गया और गवर्नमेंट में नेपोटिज्म बहुत ज्यादा चल रहा था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जैसे ही सोशल मीडिया बैन किया, हालांकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया बैन करना सही भी था, क्योंकि उन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था गवर्नमेंट की मतलब नेपाल की गवर्नमेंट में। ठीक है, तो उस वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं वो जो गवर्नमेंट थी उसके हिसाब से सही किया, लेकिन जो वहां का यूथ था, वहां के जो लोग थे, उनको ये सब गलत लगा कि कहीं ना कहीं हमारी आवाज दबाई जा रही है और हमारे जितने भी लीगल पर्सपेक्टिव है जो शो होने चाहिए सबको, उन सबको दबाया जा रहा है। उस वजह से ये कहीं ना कहीं सब लोगों में बाहर आया और बहुत सारे सोशल मीडिया, लगभग 26 सोशल मीडिया बैन किए गए। उन सबके बैन होने के बाद में वहां के यूथ ने अपना जो सोशल मीडिया बैन नहीं हुआ था, लाइक टिकटॉक, इनके बिहाफ पे उन्होंने वीपीएन यूज कर करके इनके बिहाफ पे उन्होंने सब लोगों को जागरूक किया प्रोटेस्ट करने के लिए, और लोग सामने आए। तो समय भाई, ये जो जेनजीज ने नेपाल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट किया, इसका कुछ रिजल्ट आया, कुछ बदलाव हुए अभी तक? जो ये प्रोटेस्ट हुआ ना, उसकी वजह से नेपाल में बहुत सारे नुकसान हुए, जैसे कि बेवजह जो गुनहगार नहीं थे उनकी डेथ हुई, पुलिस वालों ने फायरिंग की, उस वजह से 30 से ज्यादा लोग मारे, 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ठीक है, कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट वाले लोग चाहते हैं कि इनकी गवर्नमेंट में ऐसा लीडर आए जो नेपोटिज्म को, करप्शन को, इन सबको फेवर नहीं करे, ताकि इनमें डेवलप हो सके, इस कंट्री में डेवलप हो सके। ठीक है, तो उस वजह से ये जो जेनजीज थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और ये चाहते हैं कि कोई ऐसा लीडर आए जो जेनजी हो, लाइक 20 to 30 ईयर्स के बीच में। ठीक है, जो इनको समझे, जिसकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी अच्छी हो, थोड़ी अच्छी हो, अनबायस्ड हो। हाँ। उस वजह से क्या हुआ कि इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। ठीक है, और ये चाहते हैं, अभी अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ गवर्नमेंट में, पर ये चाहते हैं कि कोई लीडर आए, कोई इंटरिम गवर्नमेंट बने जो देश को आगे बढ़ाए। तो भाई, जो जेनजी ने ये स्टेप उठाया है, ये जो उन्होंने प्रोटेस्ट करा है, तो इसके साथ क्या रिस्क आए हैं, क्या कंसर्न आए हैं जो इन्होंने प्रोटेस्ट करा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट? भाई ये पहले तो नॉन वायलेंट तरीके से चल रहा था, लेकिन ये जब नॉन वायलेंट से वायलेंट तरीके में चेंज हुआ तो इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक देखे गए, जैसे कि जनहानि होना। ठीक है, उसके बाद में गवर्नमेंट जो थी वहां की, उसके सिस्टम में बहुत सारी चेंजेस आए। ठीक है ना, वहां की पार्लियामेंट जल गई। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे शहरों के जो कोर्ट्स होते हैं उनमें चेंजेस आए, वो सब जला दिए गए। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं यही होगा कि वहां के डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं यही होगा। अब ये चाहते हैं कि इनका कोई नया लीडर आए जो इन्हें संभाले और इन्हें एक नई ओर ले चले। मतलब ऐसा होता है
कि यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बहुत कम है, लगभग 1400 यूएसडी डॉलर के लगभग है, ठीक है। लेकिन ये सब तो तब इम्प्रूव होगा ना जब एक सही वैसे कुछ अच्छा हो, ठीक है। अगर वायलेंट तरीके से करोगे आप, ठीक है, तो आपकी ही हानि होगी, आपकी कंट्री का ही नुकसान होगा। क्योंकि कहीं न कहीं इन्होंने जो डैमेज करा है कंट्री में, ये इन्हीं के टैक्स पे ही बना है। इन्होंने जो टैक्स पे करा है अपनी सैलरी से, कहीं न कहीं वो पैसा ही यूज़ हुआ है जो कंट्री में डेवलपमेंट के लिए यूज़ हुआ है। हाँ, पर इनका तो कहना ये था कि ये सारी चीजें नेपोटिज्म में चली गई। जितने भी लीडर्स थे, ठीक है, जितने भी पॉलिटिशियंस थे, उनके जो बच्चे थे, ठीक है, वो आउट ऑफ नेपाल, ठीक है ना, वहाँ पे स्टडीज कर रहे हैं, या फिर जो यूथ देखता था इनका सोशल मीडिया पे उन लोगों को, तो उन लोगों से ज्यादा आक्रोश आया इन लोगों को। उस वजह से कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट सामने आया है, ठीक है। और इसमें एक भड़काऊ वाली सद्भावना आई है जो लोगों को दिखी है, और जो उससे काफी सारा नुकसान भी बढ़ा है। तो समय भाई, इससे रिलेटेड फ्यूचर में क्या हो सकता है, या फिर यूथ की जो डिमांड्स है जो उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड करी, या फिर उनकी जो जिस रीज़न से, जिस मैनिफेस्टो से उन्होंने प्रोटेस्ट करा है, वो किस तरह से पूरी हो सकती हैं? वहाँ के यूथ जो जिन्हें हम जेन ज़ी कह रहे हैं, वो चाहते हैं कि अभी वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट आए, जो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ठीक है? और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब के साथ-साथ वहाँ के जितने भी पॉपुलेशन है, ठीक है ना? जो लोकल्स हैं, उनकी रज़ामंदी के साथ कुछ आगे ऐसा काम करे जिससे नेपोटिज़्म, करप्शन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें ना हो जिनमें लोगों को नुकसान होता है। तो समय भाई, फ्यूचर में इससे रिलेटेड क्या हो सकता है, या फिर जो यूथ की डिमांड्स हैं, वो किस तरह पूरी हो सकती है? जिस प्रकार वहाँ के जेन ज़ी लोग चाहते हैं कि अब कोई नई गवर्नमेंट बने, इंटरिम गवर्नमेंट भी चाहते हैं, ताकि वो लोगों की सुने, नेपोटिज्म को फेवर ना दे, ठीक है ना? जो वहाँ पे जितने भी करप्शंस हो रहे हैं, ठीक है ना? और देश में जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, उनको फेस करने के लिए उनके साथ खड़ी रहे, कोई भी गवर्नमेंट हो। वो ये सब चाहते हैं कि आखिर किस तरीके से इन चीजों से छुटकारा पाया जा सके। जो भी पिछले पीएम थे, ठीक है, वो इन सब चीजों को बढ़ावा नहीं दे रहे थे, ठीक है, कहीं ना कहीं लोगों को पीछे छोड़ रहे थे, ठीक है। 2007 से, जब से 2007 या 2008 से जब से वहां पे रिपब्लिक आया, ठीक है ना, वहां 13 बार गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है नेपाल में, और 13 बार में ऐसा कोई भी पीएम नहीं आया है जिसने इन सब चीजों को प्रोत्साहन दिया हो या फिर लोगों के साथ खड़ा हुआ हो। तो आज जिन जी यही चाहते हैं कि उन सबकी सुने और कंट्री कहीं ना कहीं डेवलप हो। तो समय भाई, आपके हिसाब से जो बाकी कंट्री का यूथ है, उसको नेपाल के यूथ से कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए? कहीं ना कहीं सभी कंट्रीज के यूथ के ऊपर ना पूरी कंट्री डिपेंड करती है, ठीक है। अगर यूथ आपके सिस्टम के साथ नहीं है ना, तो आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं खराबी है, ठीक है। ये नहीं कह रहा कि मैं इन यूथ के हिसाब से दूसरी कंट्रीज के यूथ को प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आप नॉन वायलेंट तरीके से आप प्रोटेस्ट करो, ठीक है, ताकि आपकी गवर्नमेंट अगर फ्लेक्सिबल हुई तो वो आपका साथ दे, आपकी सुने। तो हर बार हर कंट्री चाहती है, हर कंट्री की पॉपुलेशन चाहती है कि वहां की गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल हो, जो सबकी सुने। रिपब्लिक तभी तो बनाया जाता है कि लोगों को सुना जाए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का डिस्कशन नेपाल के जेन ज़ी प्रोटेस्ट पर। आप हमें बता सकते हैं कि नेपाल में जो इन जेएनजीओ ने प्रोटेस्ट किया है, ये किस तरीके से बेहतर है या बेहतर नहीं है? आप इसकी राय हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। और आप और और आप अपने ओपिनियंस भी शेयर कर सकते हैं। हाँ, और कहीं न कहीं आप ये भी बता सकते हैं कि इंडिया और नेपाल के रिलेशन किस तरीके से बेहतर हो सकते हैं, और इंडिया कैसे मदद कर सकता है इन जेएनजीज़ की, जो इन्हें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाए। थैंक यू एवरीवन।